हमला करने वाले भाजपा के नहीं थे, लेकिन जो एफआईआर होता आपकी तरफ से उसमें तो वर्तमान जिला अध्यक्ष लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष कई ऐसे हैं जिनके नाम हैं। कितने भाजपा के हैं और कितने पूर्व मुख्यमंत्री के हैं, ये बात तय होती है ना। भाजपा का होता तो भाजपा तय करती। जो लोग गुंजन यादव जैसे जो लोग बने हैं, अगर उनकी तह में जाएं, उनके पिताजी को सीआई के रूप में रघुवर दास जी के सरकार में कितनी बार एक्सटेंशन मिला, एक्सटेंशन पीरियड में कितनी अवैध जमाबंदी हुई, मैं तो कहूँगा डीसीसी केस की आप जाँच करा लीजिए। और आज हमको एक ऐसा भी वीडियो मिला है कि मारपीट के बाद जब वो गए उधर, रघुवर दास बैठे हैं, थाना जाओ तुम लोग थाना जाओ, थाना पर जो हमला किया वीडियो है मैं आपको भेज दूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये उपकृत लोगों के द्वारा ढोकर लाए गए असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ऐसा किया है। डीसी ने इनसे एफिडेविट पर अंडरटेकिंग लिया कि जो भी गीत बजेंगे वो गीत धार्मिक और भजन के गीत होंगे, लटके झटके वाले गीत नहीं होंगे। इन्होंने लिखित में अंडरटेकिंग दिया और 10 बजे तक ही होंगे। 10:15 में आकर प्रशासन ने बंद करा दिया उसको। तो हम लोग जिन चीज़ों को कहते थे हुआ तो वही। सूर्य मंदिर परिसर पर विवाद क्यों, और विवाद की जड़ आप ही को माना जा रहा है सर, क्यों? ऐसे आरोप लगते हैं कि आपने जानबूझ के विवाद को शुरुआत किया है। सूर्य मंदिर परिसर पूरी तरह से सरकार के पैसे से बना है। सरकार की 57 योजनाओं के पैसे उसमें लगे हैं। अगर ऐसी सरकार की कोई संपत्ति है तो सरकार उसका संचालन परिचालन कैसे करेगी? वहाँ से जो राजस्व एकत्र होता है सरकार के पास आएगा, या कोई एक समूह है जो उस पर कब्जा करके कई वर्षों से 10-15 वर्षों से बैठा है उसके पास जाएगा। इसमें जो वसूली होती थी उसमें से एक पैसा सरकार के खजाने में नहीं जाता था। और मेरा अनुमान है कि साल में 75 से 80 लाख रुपए की वसूली वहाँ से होती थी, इससे कम नहीं हुई होगी। तो एक कहावत है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। तो पूरे कैंपस को लोगों ने मान लिया था कि ये हमारा है, हम जैसा चाहें इसका उपयोग करें। चिल्ड्रेन पार्क को मैं विधायक फंड से वहाँ पैसा देकर उसको 14 नवंबर को बच्चों के लिए फिर से उसको चालू करा रहा हूँ। तो इसका मतलब कुछ चिल्ड्रेन पार्क का रेवेन्यू रघुवर दास जी के ही घर में जाना चाहिए, उनके भाई भतीजों के यहाँ जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि वो 70-80 लाख रुपए का राजस्व सीधे सरकार के खजाने में जाए, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाए। तो लगता है कि जैसे मेरे जैसा कोई आदमी उनके पेट पर लात मार रहा हो। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड के राजनीति में अभी भी ईडी और जो है लिफाफे का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री को आपने देखा कि अब ईडी की तरफ से समन भेज दिया गया, लेकिन जमशेदपुर की राजनीति में कुछ अलग ही तरह की चीज़ें चल रही है। छठ पूजा में आपने देखा एक विवाद हुआ और इस विवाद के केंद्र में सूर्य मंदिर परिसर रहा। हमारे साथ जो है पूर्वी के विधायक सरयू राय हैं। सर, सबसे पहले बातचीत के लिए आपका स्वागत है। सूर्य मंदिर परिसर पर विवाद क्यों, और विवाद की जड़ आप ही को माना जा रहा है सर, क्यों? ऐसे आरोप लगते हैं कि आपने जानबूझ के विवाद को शुरुआत किया है। स्वाभाविक है, ये कहना गलत नहीं है कि विवाद की शुरुआत मेरी तरफ से हुई है और आज नहीं हुई है, 2020-21। क्योंकि सूर्य मंदिर परिसर पूरी तरह से सरकार के पैसे से बना है। सरकार की 57 योजनाओं के पैसे उसमें लगे हैं। कहीं किस योजना से क्या हुआ इसका सिलापट नहीं है। मंदिर बना है वो भी सरकारी ज़मीन पर है, उसके निर्माण में भी सरकारी धन लगा हुआ है, सांसद कोटा का, विधायक कोटा का, जिला योजना का। तो मैंने सरकार से ही पूछा कि भाई अगर ऐसी सरकार की कोई संपत्ति है तो सरकार उसका संचालन परिचालन कैसे करेगी? ये मैंने विधानसभा में सवाल किया था। वहाँ से जो राजस्व एकत्र होता है सरकार के पास आएगा, या कोई एक समूह है जो उस पर कब्जा करके कई वर्षों से 10-15 वर्षों से बैठा है उसके पास जाएगा। इतना ही सवाल था मेरा। जवाब आया कि नहीं साहब, अगर ऐसा है तो ये सरकार की संपत्ति है, राजस्व सरकार वसूलेगी। सरकार की चिट्ठी 2020 में ही आई यहाँ के उपायुक्त को कि इन संपत्तियों पर आप अपना कब्जा करिए। अब सरकार का तंत्र है, बहुत धीरे धीरे चलता है। कोरोना भी हो गया था, सब हो गया था। 2021 के सितंबर में संभवतः, उस समय सूरज कुमार जी यहाँ डीसी थे, उन्होंने 9 अधिकारियों की एक टीम बनाई, जांच टीम बनाई, विस्तृत रिपोर्ट दिया है। सबने कहा है एक मत से कि सरकार की पूरी ज़मीन है, जो भी निर्माण हुए हैं सरकार के पैसे से हुए हैं। स्पष्ट हो गया। मुझ पर आरोप यही लग सकता है कि साहब मैंने 2020 में सरकारी संपत्ति के निजी व्यक्तियों के समूह द्वारा दुरुपयोग की बात में क्यों उठाया। तो मेरी भूमिका इसमें इतनी ही है। अब देखिए, इतना बड़ा परिसर है,
एक केवल मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि 2020 में मैंने जेएनसी से पूछा कि भाई ये आप क्यों नहीं इसका संचालन कर रहे हैं, क्यों किसी दूसरे को दे रहे हैं। जेएनसी ने इसको अपने हाथ में लिया, सोन मंडप को। और 2020 के बाद कोरोना रहा, 2021 में भी कोरोना रहा, शादी विवाह बहुत कम हुआ। इसके बाद भी पिछले 2 वर्षों में 56 लाख रुपए का राजस्व जेएनसी को वहाँ से मिला है। मैंने मांगा तो उन्होंने 2020 के बाद का ही दिया, 2020 के पहले का संभव तो उनके पास नहीं है। तो ये सारे जो परिसर था, इसमें जो वसूली होती थी उसमें से 1 पैसा सरकार के खजाने में नहीं जाता था। और मेरा अनुमान है कि साल में 75 से 80 लाख रुपए की वसूली वहाँ से होती थी, इससे कम नहीं हुई होगी, क्योंकि जब 56 लाख एक सोन मंडप से आ गया। इसके अलावा एक और माजरा है कि जो सोन मंडप है, टाउन हॉल वहाँ है और वहाँ यात्री निवास है, इन तीनों की छत पर 2018 में सोलर पैनल लगाए गए। सरकार की नीति आई कि सरकारी भवनों पर हम मुफ्त में सोलर पैनल लगा देंगे। शर्त यही है कि जो सोलर ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका उपयोग उसी भवन में किया जाएगा, ये नीति में था। तीनों पर लगे, 42 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल वहाँ लगा। अब देख लीजिए, आज स्थिति ये है कि टाउन हॉल पर 46 लाख रुपया बिजली बिल का बकाया है, जिसको ने उसकी बिजली काट दिया है। 4.5 लाख रुपया सोन मंडप पर बकाया है। यात्री निवास पर भी 3 लाख के आसपास बिजली बिल का बकाया है। जब 42 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है उसमें, तो ये बकाया क्यों उनके पास हुआ, वो बिजली कहाँ जाती है? तो बिजली व्यवस्थित रूप से वहाँ से ली गई है, जहाँ पार्क है, जहाँ मंदिर है, सोलर ऊर्जा का उपयोग वहाँ हो रहा है, जो नीति के खिलाफ है। ये 2018 में बना और जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नीति बनी उस मुख्यमंत्री ने इसका उल्लंघन किया। जिन भवनों के छत पर लगा नीति के हिसाब से उन भवनों में इस्तेमाल होना चाहिए था, नहीं हुआ, वहाँ सारा का सारा बिजली वहाँ गया। अब ये 42 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न होती है तो पर यूनिट क्या चार्ज है सरकार का, उसके हिसाब से जोड़ेगी तो मुझे लगता है कि साल में 7-8 लाख रुपया से कम की बिजली वहाँ नहीं जली है। तो एक कहावत है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। तो पूरे कैंपस को लोगों ने मान लिया था कि ये हमारा है, हम जैसा चाहें इसका उपयोग करें। अब उसी सूर्य मंदिर परिसर में जब छठ आया तो पहले का भी उदाहरण था कि लटके झटके वाले जो प्रोग्राम हैं, फूहड़ गीत हैं, वो छठ के अवसर पर हुआ करते थे। एक तरफ छठ को मानते हैं बहुत पवित्र भावना से, आस्था के साथ, स्वच्छता के साथ किया जाता है, और छठ के गीत के अलावा कोई गीत बजता नहीं है। तो छठ पूजा स्थल के बगल में ही हम इस तरह का प्रोग्राम करने, जिसमें सुनिधि चौहान उत्तेजक ड्रेस पहन के आ रही हैं, नेहा कक्कड़ उससे भी उत्तेजक ड्रेस पहन के आ रही हैं, वो जो गा रही हैं उस पर कुर्सियाँ चलती हैं, उस पर सीटियाँ बजती हैं, इसके वीडियो जब ये हैं हम लोगों के सामने। अब इस बार जब इतना हो गया तो मैंने ये कहा कि भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई विरोध नहीं है, फूहड़ गाने वाला नहीं होना चाहिए। मगर जब नाम अनाउंस हुआ कि कौन आ रही है गाने के लिए, इस पर जो प्रमुख गायिका इंदु सोनाली थी, वो तो भोजपुरी की बहुत उत्तेजक गीत गाने वालों में से एक हैं। अब उस गीत के ऐसे बोल हैं जिनको कहने में मुझे शर्म आएगी। इस तरह के गीत उनके वीडियो पर, यूट्यूब पर चारों तरफ चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर ये बात हो रहा है तो उत्तेजक गीत नहीं होना चाहिए। अब स्थिति यहाँ तक तो आ गई कि पहले जहाँ मनमाना तरीके से मैदान में कार्यक्रम होता था, अब उसके लिए अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ी। जो लोग पहले करते थे उन्होंने अनुमति के लिए लिखा, जेएनसी ने अनुमति नहीं दिया। अनुमति नहीं दिया तब भी इन लोगों ने वहाँ स्टेज बनाना शुरू किया ज़बरदस्ती। स्टेज मजदूर खड़ा करते हैं, स्टेज बनाने में कोई वर्क फोर्स कार्यकर्ताओं का नहीं लगता है। हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं उनसे विमर्श करके हम लोगों ने घोषणा किया कि इस बार जो छठ की पूरी व्यवस्था होगी, सूर्य मंदिर घाट पे हो या नदियों के किनारे घाटों पर हो या मोहल्ला में कृत्रिम बनाए गए तालाबों पर हो, ये सबकी जिम्मेदारी हमारी महिलाएं ही उठाएंगी। उन्होंने एक समिति बना लिया। उन्होंने तय किया कि हमको 1150 सूप की व्यवस्था करनी, हम करेंगे। सूप, उसमें 5 तरह के फल, ये सारी चीज़ों को डालकर, ईख डालकर हम जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम देंगे।
जिस परिसर में ये लोग बिना अनुमति के स्टेज बना रहे थे और 30 तारीख की शाम छठ के सायंकालीन अर्घ के बाद उनको वहाँ प्रोग्राम करना था, उसी परिसर में इन लोगों ने सोचा कि हम लोग खरना के दिन यहाँ से 1100 सूप का वितरण करेंगे 11 बजे। लेकिन सवाल सर ये थोड़ा सा रुकेंगे तो नहीं, मैं कह लेता हूँ। इसके बाद उन्होंने कैनोपी लगाया वहाँ, शाम को लगाया कि कल हम बांटेंगे। अब कैनोपी लगाने का विरोध हुआ जैसे मैदान इन लोगों का हो। इन्होंने कहा कि भाई हमारा प्रोग्राम तो कल 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, 29 तारीख को 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, आपका कार्यक्रम 30 तारीख की रात में है, शाम को है, तो हमारा जैसे वितरण होगा हम कैनोपी हटा लेंगे, आप सारा कार्यक्रम करिएगा। अब लोग धीरे धीरे जुटने लगे कि नहीं साहब हम लगाने ही नहीं देंगे यहाँ आपको। तब हमारे जो महिला साथी थी और लोग थे, इन्होंने कहा कि नहीं हम लगाएंगे ही। मारपीट हुई, निहत्थे मारपीट, जो वीडियो आया सब आप जानते हैं। तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर पूर्व मुख्यमंत्री डीसी के यहाँ गए, मिले सर्किट हाउस में, और डीसी ने कहा कि हम वहाँ प्रोग्राम नहीं होने देंगे आपका। इन्होंने कहा कोई दूसरा जगह दे दीजिए, शंख मैदान दे दीजिए। डीसी ने इनसे एफिडेविट पर अंडरटेकिंग लिया कि जो भी गीत बजेंगे वो गीत धार्मिक और भजन के गीत होंगे, लटके झटके वाले गीत नहीं होंगे। इन्होंने लिखित में अंडरटेकिंग दिया उसमें, और 10 बजे तक ही होंगे। 10:15 में आकर प्रशासन ने बंद करा दिया उसको। तो हम लोग जिन चीज़ों को कहते थे हुआ तो वही। अब इसमें एक रहता है कि बहुत दिन से हम जो कब्जा किए हुए हैं, वहाँ से हमको साल में 70 लाख 80 लाख रुपए की आमदनी हो रही है, तो लगता है कि जैसे मेरे जैसा कोई आदमी उनके पेट पर लात मार रहा हो। मैं तो चाहता हूँ कि वो 70-80 लाख रुपए का राजस्व सीधे सरकार के खजाने में जाए, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाए। तो अगर मेरा दोष है, अगर मैं विघ्न उत्पन्न करने वाला हूँ, तो यही सब बातें हैं जिनके कारण ये आरोप लग रहे हैं। और मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने 2020 से लेके अभी तक 2.5 साल धैर्य के साथ रहा, सारी चीज़ें सामने आ गई। और छठ के दिन जो हुआ, मैं उस समय बेंगलोर में था, निजी काम बस, और उसमें लोग कौन थे? कोई भाजपा का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि हमला करने वाले भाजपा के नहीं थे, लेकिन जो एफआईआर होता है आपकी तरफ से, उसमें तो वर्तमान जिला अध्यक्ष लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष कई ऐसे हैं जिनके नाम है। तो कैसे माने कि भाजपा के लोग नहीं थे? कितने भाजपा के हैं और कितने पूर्व मुख्यमंत्री के हैं, ये बात तय होती है ना। भाजपा का होता तो भाजपा तय करती। कोई उनका भतीजा है, कोई भगिना है, कोई उनके दाहिने हाथ है, सिपसलार है, उसके भाई हैं, उनका बेटा है, उनके भतीजे हैं। एक छक्कन चौधरी नाम का आदमी है जो हेडमास्टर है हिंदुस्तान मित्र मंडल का, वो है। और यही लोग अपने साथ ऐसे अननोन फेस को लेकर आए थे, 20, 25, 30 का सारा फेस वीडियो में सामने है। तो इसलिए ये भाजपा का, इनको हम कैसे मानेंगे? जो लोग गुंजन यादव जैसे जो लोग बने हैं, अगर उनकी तह में जाएं, उनके पिताजी को सीआई के रूप में रघुवर दास जी के सरकार में कितनी बार एक्सटेंशन मिला, एक्सटेंशन पीरियड में कितनी अवैध जमाबंदी हुई, मैं तो कहूँगा डीसी से कि इसकी आप जांच करा लीजिए। तो ये सारे लोग उपकृत लोग हैं जो एहसान के तले दबे हुए हैं। उन्होंने अपने मोहल्लों से 5-10 असामाजिक तत्वों को बुलाया। एक आदमी वहाँ आता है जो सजा याफ्ता है, आजीवन कैद का, और उसने पैरोल लिया है, वो वहाँ आता है। एक विकास सिंह नाम का आदमी काशीडीह का है जो 2 महीना पहले जेल से छूट कर आया है। उसकी बहन अपने पति की हत्या के आरोप में अभी भी जेल में है। वह है, ऐसे ही लोग हैं जो उसमें हैं। तो इसमें कौन भाजपा का है? और कोई भाजपा का जो कार्यकर्ता होगा वो इस तरह का काम नहीं कर सकता है, वो हमलावर का काम नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग रहे हैं, संस्कार दिया जाता है कि हमको कैसे काम करना है। और आज हमको एक ऐसा भी वीडियो मिला है कि मारपीट के बाद जब वो गए उधर, रघुवर दास बैठे हैं, थाना जाओ तुम लोग थाना जाओ। थाना पर जो हमला किया वीडियो है, मैं आपको भेज दूँगा। तो इसको क्या कहिएगा आप? इसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन चरित्र लक्षित होता है इससे? और भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन बड़ी शान से कहेंगे कि हमारे लोगों ने जाके गुंडागिर्दी किया, महिलाओं को पीट दिया? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये उपकृत लोगों के द्वारा ढोकर
लाए गए असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ऐसा किया है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं कि अब टकराव जो होगा वो जिला परिषद में और रघुवर दास जी की जो समिति है उसमें होगा तो होगा। मैंने बाज़ाब्ता जेएनएससी को 10 दिन पहले लिख कर दे दिया है, एसडीओ को भी लिख कर भिजवा दिया है, डीसी से आमने सामने मैंने बात कर लिया है कि वहाँ मेला होगा 14 नवंबर को, उसका उद्घाटन होगा। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अच्छा है, प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करेगा। जब उपायुक्त ने परसों आमने सामने बैठकर ये बात किया है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमको कोई संदेह है। तो हम तो मेला का आयोजन करेंगे। अब कोई कहे कि ये भी उत्तेजक प्रोवोक करने वाला कहाँ तो जाएगा कार्रवाई, कैसे कहा जाएगा बताइए। चिल्ड्रेन पार्क को मैं विधायक फंड से वहाँ पैसा देकर उसको 14 नवंबर को बच्चों के लिए फिर से उसको चालू करा रहा हूँ। तो इसका मतलब कुछ चिल्ड्रेन पार्क का रेवेन्यू रघुवर दास जी के ही घर में जाना चाहिए, उनके भाई भतीजों के यहाँ जाना चाहिए। सीनियर एसपी से आज मेरी बात हुई है। अब ये देखना है कि सारे वीडियो फुटेज हैं, चेहरे दबंग लोगों के रिश्तेदारों के हैं। तो पुलिस यहाँ की खुद अपनी हिम्मत करती है या वो प्रदेश से निर्देश लेती है। तो देखना ही है कि जो कानून के पैमाने होंगे। कुछ दिन पहले देखा हमारा सन्नी काम करता है, उसके छोटे भाई को राजू सिंह उनके भाइयों ने मार के बुरी तरह घायल कर दिया। उसकी प्रतिक्रिया में प्रशासन ने राजू सिंह की 2 दुकानें तोड़ दिया जाकर, और वो प्रतिक्रिया भी वीडियो फुटेज के आधार पर ही आई थी। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई किया, गिरफ्तार कराया, सरेंडर कराया। तो एक उदाहरण तो भी हाल का है। दूसरा उदाहरण ये है कि इसमें भी जो नंगा नाच हो रहा है हिंसा का वीडियो सामने है, पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है अब देखना ही है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि अपनी तरफ से कोई हम उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सीनियर एसपी को मैंने कहा है, उन्होंने कुछ दिन समय कहा है। कुछ दिन का मतलब उन्होंने बताया नहीं, मैं समझता हूँ कुछ दिन का मतलब 2 दिन होना चाहिए। तो वो क्या कार्रवाई करते हैं, उनकी एक कार्रवाई राजू सिंह के परिवार की दुकानों को तोड़ने की भी हुई है। अब दूसरी कार्रवाई ये है, देखना है तो उनकी क्या कसौटी है। 2 दिन देखेंगे, 2 दिन देखने के बाद सभी से विमर्श करेंगे करना क्या चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बात सुन रहे थे सूर्य मंदिर परिसर को लेकर, जो तमाम पिछले 2 सालों से इसे बताया विवाद ही चल रहा है, और उस पर इनकी क्या राय थी, क्या प्रतिक्रिया थी, आप इस इंटरव्यू के जरिए समझने की कोशिश कर रहे होंगे। और जो झड़प हुई उस पर भी हमने ये राय ली। तो अपने सहयोगी मंजीत के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।